हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू द आदि योगी साइंस नेक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर। सो 2 मिनट में हम लोग सारा आज रिवीजन कर लेते हैं। आई होप सो आप लोग सब रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग रिवीजन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। गैल्वेनिक सेल जिसमें क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेचर ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस से खुद से रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एनोड इसमें ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड कैसा होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रिडक्शन, एनोड नेगेटिव और ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा, क्या डेनियल सेल्स के बारे में पढ़ा था। द डेनियल सेल इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन अ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड अ कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हम लोगों ने बनाया था, जैसा कि ये दो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे, जिसकी जो रॉड थी उसमें हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे उसको डिप किया हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो इस तरह से टैंक लिए थे, ठीक है। यहाँ पे लाइक ZnSO4 सॉल्यूशन हो गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसकी रॉड को डिप किया था, ZnSO जिंक की रॉड को। और यहाँ पर अगर लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो हमने किसकी रॉड को डिप किया, कॉपर की रॉड को, ठीक है। ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ किया था, सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज़ किया था, सॉल्ट ब्रिज। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के कुछ डायग्राम है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, तो क्या होगा सॉल्ट ब्रिज। इट कम्प्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आइंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अनदर। कैसे, हाउ, वो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी इन बोथ हाफ सेल्स by providing a positively charged ions to neutralize charge buildup. It prevents the mixing of two half-cell electrolyte solution, thus eliminating liquid junction potential. So U-shaped ट्यूब है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बताओ जल्दी से, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई से स्टार्ट, ई से इसमें भी स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जबकि वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इलेक्ट्रोड एनोड यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक। Next, cell representation and electrode potential. The anode oxidation half cell is always written on the left. Left side पे आप क्या लिखोगे, oxidation half cell लिखोगे. Cathode reduction half cell is always written on the right. A single vertical line represents a phase boundary between metal and electrolyte. A double vertical line represents the salt bridge. एक double vertical line है, वो क्या represent करेगी, salt bridge को represent करेगी। बोलो, समझ में आया? हाँ, तो नेक्स्ट मूव करते हैं किस तरह से, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जिंक है, तो ये सिंगल लाइन है, रिप्रेजेंट करिए, दोनों को सेपरेट करिए। Zn2+ मतलब ZnSO4 सॉल्यूशन है, Zn2+ और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Cu2+ मतलब CuSO4 सॉल्यूशन है, उसमें से किस में कर दिया, Cu में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 2 +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 2 0। जब हमने बताया था कोई फ्री स्टेट में मेटल होगी, तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, अपना 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाएगा, 0 होगा जाएगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया, ठीक। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन अ मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, जैसा कि अभी आपको हमने शो किया, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स एट द इंटरफेरेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मीनिंग कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शीट।
Since the absolute potential of a single electrode cannot be measured, she is used as a reference electrode. Its standard potential is assigned as exactly 0.0 वोल्ट at all temperature। मतलब आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। क्या रखोगे, जीरो रखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पे मेन होता है प्लेटिनम की रॉड होती है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। सो प्लेटिनम है, हाइड्रोजन 1 बार H+2 1 मोलर कंसनट्रेशन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड नेस्ट इक्वेशन के बारे में। EMF E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड के बारे में, ठीक है। फिर नेस्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से हो गया था, E नॉट लिखते थे, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेस्ट इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शन। फॉर अ जनरल रिडॉक्स रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, ठीक है। ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना, बेसिकली ई सेल हमें बताना कितना होगा अपना। ई सेल कंसनट्रेशन किस तरह से निकालोगे, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF मल्टीप्लाइड बाई ln Q, वेयर Q इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Q क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ये अपना हो गया क्या, C और D प्रोडक्ट हो गया, और ये अपना क्या हो गया, A और B, बोलो रिएक्टेंट क्या हो गया, ये अपना रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई 0.0591 अपॉन एन। ये 0.059 कहाँ से आ गया बेटा, ये कहाँ से आ गया, एफ़ की वैल्यू होती है 96,500 फेराडे कांस्टेंट, आर अपना कांस्टेंट गैस कांस्टेंट होता है 0.0821, टी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो उसको सॉल्व किया हम लोगों ने बेसिकली RT अपॉन एफ को, तो आ जाता है 0.0591 अपॉन एन log 10 C⁻C, मतलब ये है जो इसके मोल्स हैं उसको पावर में यूज़ करते हैं, D⁻, स्मॉल d अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या A और B, A⁴A B⁴B। Always write a balanced chemical equation firstly to identify the correct value of n number of exchange electron। कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन है, लाइक Zn है, जिंक पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने हो गए, 2+, तो वहाँ पे 2+ इलेक्ट्रोड होंगे। Zn 2+ से Zn में जा रहा था तो 2+ इलेक्ट्रोड होंगे। सिमिलरली कॉपर के केस में, कॉपर में भी क्या होंगे, +2 हो गए। सिल्वर के केस में +1 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर प्योर सॉलिड लिक्विड कंसनट्रेशन इज 1, याद रखने वाली बातें, ठीक है। रिलेशनशिप में कुछ आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता रखा था। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF सेल हो जाएगा, या फिर आप स्टैंडर्ड की बात करोगे नॉट लगा दोगे, डेल्टा G नॉट माइनस NF नॉट सेल। ओके, ई सेल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 हो जाएगा, सो Q बराबर क्या हो जाएगा, पर Kc हो जाएगा। तो यहाँ पे Q Kc के बराबर हो गया, कैसे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग Kc, ठीक, इज इक्वल टू लॉग Kc, एन मल्टीप्लाइड हो गया ई नॉट सेल अपॉन 0.059। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, कंसनट्रेशन ऑफ दी, क्या निकालोगे, कंसनट्रेशन कांस्टेंट निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कुछ हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। एक फ्लो चार्ट बना दिया, वरना अलग अलग डायग्राम के थ्रू करोगे, अलग अलग डेफिनेशन यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो रेजिस्टेंस सिंबल क्या होगा, आर, ऑब्स्ट्रक्शन, करंट फ्लो फिजिक्स में भी पढ़ते आते हो। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, ठीक है। क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, बाधा होती है। आर इज इक्वल टू, हम लोग तो ओम लॉ पढ़ते आए हैं, क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किस केस में, रो L अपॉन A, क्या पढ़ लिया, रो L अपॉन A, वेयर रो इज कंडक्टिविटी और L अपॉन A सेल कॉन्स्टेंट। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, पूरी क्लास को देख के आओ। L अपॉन A और कंडक्टेंस G इज ऑफ करंट फ्लो, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट देख लो भाई, ओम होगी, ओम इन्वर्स हो जाएगी कंडक्टेंस की। सो कंडक्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने, किसकी, रो की निकाल ली वैल्यू यहाँ से, और यहाँ पर हमने रखी R इंटू A अपॉन L। सो ओम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी कप्पा से आप डिनोट करोगे, ठीक है, G इंटू G स्टार मतलब L अपॉन A। G स्टार मतलब क्या है, यहाँ पे सेल कांस्टेंट है, क्या है ये, सेल कांस्टेंट, तो G मल्टीप्लाइड में L अपॉन A। ये आपका हो गया कंडक्टिविटी कप्पा, क्या हो गया, कंडक्टिविटी कप्पा हो गया, ठीक है, कप्पा। कंडक्टिविटी सी में सी को ही रख दो, सी में सी को रख दो, ऐसे याद कर सकते हो। कंडक्टिविटी है, इसमें कंडक्टेंस को रख दो, मतलब जी, अच्छा ठीक है, जी को रखा मैंने तो 1 अपॉन R हो गया, ठीक है, R हो गया
ऐसे भी लिख सकते हो 1/r, या आप जी लिख दो L/A। तो यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन क्यों, कंडक्टेंस की यूनिट क्या पढ़ी अभी आपने, साइमन, या फिर MHO, या फिर ओम इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी इसी तरह से बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या लोगे, लैम्डा इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, वहाँ पे आ जाता है नॉर्मेलिटी आ जाता है, ठीक है। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। सो अब हम लोग रिवीजन इतना आज कर चुके हैं पूरा, एक बार जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में रिवीजन करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि जितने बच्चे भूल गए हैं डेली डेली अगर हम एक चीज़ सुनते हैं बोलते हैं तो हमें अच्छे से लर्न हो जाती है, ठीक है। सो आगे मूव करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा सॉल्यूट कम, वो होता है डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट कम है, वो कंसंट्रेशन होता है। तो दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस व्हेन द सॉल्यूशन डाइल्यूट्स। अब कोई फ्लोर ले लिया, आटा ले लिया, अब उसमें पानी डालते जा रहे हो तो कोई मतलब रह जाएगा क्या रोटी का, नहीं ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है, कोई अगर हम क्या है कोई कंडक्टेंस है, वहाँ पे कंडक्टिविटी है कि ब्लैक कप, वहाँ पे हम क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो उसके सॉल्यूशन को, तो उसके आइंस क्या होते जाएंगे, एक टाइम पे समाप्त होते जा रहे हैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है कंडक्टिविटी के केस पे भी, है ना। तो आइंस क्या है, यहाँ पे आइंस होंगे बेसिकली, आइंस होंगे तो वो आइंस क्या हो रहे धीरे धीरे डाइल्यूट करते जा रहे हो, डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो वही बता रहे कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। आगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अच्छा ठीक है, कंडक्टिविटी तो डिक्रीज़ कर रही है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। भाई कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ कर रहा है, मोलैरिटी इंक्रीज़ कर रहे हो डाइल्यूशन के साथ साथ, बिकॉज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 mole of electrolyte increases dramatically, dominating over the drop in a specific conductance। बोलो समझ में आया, ओके समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आया, बोलो। नेक्स्ट आगे है स्ट्रॉन्ग वेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, डेबी हकल ऑनसिंगर इक्वेशन, इस तरह से कुछ है, डेबी हकल ऑनसिंगर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। जैसे जैसे डाइल्यूशन करो मोलर कंडक्टिविटी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है धीरे धीरे। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। यहाँ पे क्या बना सकते हो, इन्फिनिटी बना सकते हो, लैम्डा एम एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट माइनस ए अंडर रूट सी, ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस एज इट इज़ याद रखिएगा। डेबे हकल और सेंगर इक्वेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलराउस लॉ, स्टार मार्क कर लो, कोलराउस लॉ इम्पॉर्टेंट। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। क्या लेते हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट इंडिविजुअल contribution to the total molar conductivity of electrolyte regardless of the nature of the other ion। so यहाँ पे क्या लोगे, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे लोगे, किस पे, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे ले रहे हो। लैम्डा एम नॉट लगा दिया है यहाँ पे, या आप इन्फिनाइट लिखो तो अच्छा होगा, ठीक है। इन्फिनिट लिखो, ए एक्स बी वाई है, अब हमें किस तरह से ए एक्स बी वाई को ही बनाना है यहाँ पे, ए वाई प्लस बी एक्स माइनस, तो हम इसको क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, इस तरह से लिख दोगे। सो एक्स लैम्डा नॉट ए वाई प्लस वाई लैम्डा नॉट बी एक्स माइनस। सो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, एसिटिक एसिड कैसे बनाते हो, जैसे हमने एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज़ किया इस तरह से CH3COONA, ठीक, प्लस HCl गिव्स CH3COOH। अब क्या हो गया, CH3COH निकल गया भाई यहाँ से, कुछ इस तरह से बचा कौन, NaCl। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस NaCl,
प्लस NaCl। अब ये प्लस वाला पार्ट है, यहाँ ले जाओगे तो कैसे लिख दोगे, माइनस NaCl लिख दोगे। जब माइनस NaCl कर दिया इसमें से, मतलब Na और Cl सॉरी Na और Cl को हटा दिया, किसको हटा दिया, Na और Cl को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3COH बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ इतना वैसा नहीं है, लैम्डा m इन्फिनिट है CH3COH इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिट CH3CONa प्लस लैम्डा m इन्फिनिट HCl माइनस लैम्डा m इन्फिनिट NaCl। तो CH3CONa HCl है, माइनस कर दोगे NaCl को तो क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को, CH3COH। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, लाइक CH3CONa की इन चारों में से बेसिकली, इन चारों में से किसी में से लैम्डा m की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट रेडिएशन की वैल्यू दे देगा, और हमें उसमें से एक को फाइंड आउट करना है। वो रिएक्शन में भी दे भी सकता है और मे भी नया भी हो, तो हमें कैसे रिएक्शन करनी है, जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन को मेंटेन कर देना है, ठीक है। बोलो, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री डिसोसिएशन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हो, किससे, अल्फ़ा से। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा m इज टू द पावर c अपॉन लैम्डा m एट इन्फिनिट। लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन पे लोगे लैम्डा m एट इन्फिनिटी पे। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होगा, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जस्ट अ मिनट। सो कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m इन्फिनिट रिलेशन पे हो जाएगा। बोलो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस तरह से एप्लीकेशन से बोलो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे लिसिस हो रहा है। लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिकम्पोज, टूटना, ये सारी चीज़ें लिसिस बताती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, केमिकल्स का कुछ डिकम्पोजिशन होगा, तो वही है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट थ्रू इट, ठीक। कोई करंट को डायरेक्ट पास कराया तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, किससे, करंट के पास आने से, ठीक है। वाला समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, ये जैसे है अपना, हाँ ये अपना इलेक्ट्रोलाइट है, हमने बताया ना जिसका इलेक्ट्रोलाइट उसी की क्या होगी, इलेक्ट्रोड को आप डिप करोगे, ठीक। अब इस पे ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ मास डिपॉजिटेड हो जाएगा, या फिर इससे क्या होगा, रिलीज़ होगा, लिबरेट कर जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, डिपॉजिटेड हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ मास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसी को हम लोग स्मॉल w बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्मॉल w। याद रखिएगा, मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हो, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो मतलब जितना Q है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मास का डिकम्पोजिशन होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इस इलेक्ट्रोलाइट में उतना ज़्यादा मास क्या होता जाएगा, इसके ऊपर बोलो डिपॉजिट होता जाएगा या लिबरेट होता जाएगा। इस तरह से चल रहा है यहाँ पे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q, और जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, डेट इज Z। क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट Z, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, या इलेक्ट्रो बोलो, हाँ ठीक है। तो जेड हो गया इस तरह से। सो जेड यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अब क्यू हमें पढ़ते आए हो फिजिक्स में, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई और टी, वेयर आई इज करेंट, टी इज टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना भी करंट फ्लो कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, वेयर आई इज करंट इन एम्पियर, टी टाइम इन सेकेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE हो गया अपना, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट मतलब ये Z दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये क्या दिया है, Z है, और ये क्या दिया है, W दिया है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96,500, इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक।
Next is Faraday's second law of electrolysis. When the same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, the mass of substances liberated at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. जो भी अपना मास या वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है वो इक्विवेलेंट वेट की कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ये अपना आ गया फॉर्मूला, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। यही तो लिखा हुआ है, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, वेयर E1/E2 क्या होता है, इक्विवेलेंट। बोलो ई क्या होता है अपना, बोलो ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे निकालते हो इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। किसी भी आयंस में, किसी भी कंपाउंड में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। लाइक HCl है या NaCl बोल दिया मैंने, ठीक है, NaCl है तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव हैं, किसी कंपाउंड में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। सो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, NaCl का 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है या मोलर मास कितना होता है, Na23। 35.5 क्लोरीन, एक ही क्लोरीन है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 58.5। कितना आ जाएगा, 58.5। तो यहाँ पर रखोगे 58.5 डिवाइडेड बाय 1। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 1 है, ठीक। तो इस तरह से आ गया अपना क्या, 58.5 आ गया इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास को कैसे निकाला वो भी समझ लिया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ को अगर आ जाती बीच में, हम समझते चलते हैं, तो इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। बोलो समझ में आया, हाँ। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ को हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना चैप्टर क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। ये अपना इक्विवेलेंट कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके सोचे न्यूमेरिकल कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ें या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप सो हम लोग सोचते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स, सीधा 10 to 15 मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। 10 to 15 मार्क्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही होते हैं। फर्स्ट IUPAC होती है, ठीक है। आपको फार्मूले से IUPAC बनानी है, IUPAC नेम देना है, या IUPAC नेम से फार्मूला बनाना है, या फिर उसमें कुछ थ्योरी के बारे में होती है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो 10 to 15 मार्क्स है, वो हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो और इजीली क्लियरली आप समझ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ में आया बोलो, ठीक। तो ठीक है, फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।